अब क्या बताऊं मम्मी, मेरे जेठ जी की शादी होगी ही होगी। अरे तो तू अपनी कोई तिगड़म बिठा जिससे वो शादी ना करे और पूरे घर पर तेरा ही राज हो। क्या मम्मी, आप मुझे कमजोर समझती है क्या? मैंने साम दाम दंड भेद चारों नीति अपना के देख ली, तब तो इतने साल खींच ली। लेकिन अब क्या करे, जब सास ससुर राजी तो क्या करे ये काजी। मेरी बेटी उस घर में पटरानी बनकर रहेगी। हाय, मेरा ये सपना क्या सपना ही रह जाएगा। नहीं मम्मी, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। पहले होने तो दो प्यारे जेठ जी की शादी। अच्छा चलो फोन रखती हूँ, सब घर में ही है, कहीं किसी ने सुन लिया तो बस। अब आप भी सोच में पड़ गए क्या? तो चलो हम आपको लेकर चलते हैं और समझाते हैं आखिर माजरा क्या है। आइए आइए, इसके लिए आपको चलना होगा हमारे साथ लगभग 3 साल पहले। घर में सब लोग एक दिन जब हॉल में बैठे थे। देखो विशाल, मैंने पहले ही तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है। अब तुम्हें जो अच्छा लगे तुम करो, क्योंकि आजकल के बच्चों के आगे माँ बाप की इज्जत की कोई वैल्यू तो है नहीं। नहीं पापा जी, ऐसी बात नहीं है। सुनिए जी, अगर हो सके तो देखो तो। मतलब तुम भी बेटे की भाषा बोलने लग गए। वाह गीता वाह। अब क्या करूं, माँ का दिल है। ये सब इससे पहले सोचना चाहिए था कि हमारे यहाँ 3 गोत्र देखकर शादी होती। मैंने भाई साहब से भी पूछकर देख लिया, वो इसके सख्त खिलाफ है। ये सुनकर विशाल अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। इधर विशाल अपनी जिद पर अड़ा रहता है और उधर उसके फिर एक दिन गीता से मिलने उसकी जिठानी आती है। अरे गीता, कहाँ घुसी बैठी हो? कितने दिन हो गए, न कीर्तन में दिखती हो न सत्संग में आई। अरे आओ जीजी आओ। कुछ नहीं, बस यही हूँ। ऐसे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो जी नहीं किया आने का। अरे तो डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? हाँ जीजी, दिखा दिया। डॉक्टर का कहना है थोड़ा आराम करो, घुटनों को आराम की सख्त जरूरत है। तो बस यही मान लो कि मैं तुम्हारे आराम की दवा लेकर आई हूँ। अरे दीदी, 50 दवाई खा ली। कभी विशाल लाता है, कभी आकाश लाता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अरे जो दवा मैं लाई हूँ ना, वो दोनों अभी तक लाए नहीं होंगे। अच्छा जीजी, क्या है बताओ तो, शायद यही फायदा कर जाए। अरे करेगी, 200% पक्के हैं हम। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया दवाई है बहू, तो बस वही लेकर आ रहे हैं हम, सारी परेशानी छू मंतर। अरे जीजी, आप तो यूं अनजान बन रही है कि आपको पता ना हो, जैसे सब खुली किताब के सामने रखा है फिर भी। तो एक बात बताओ, अगर विशाल शादी के लिए राजी नहीं है तो आकाश को क्यों घर में बैठाए हुए हो? उसकी भी तो शादी की उम्र हो चली है। अरे लेकिन वो भी तैयार नहीं है, कहता है पहले भैया फिर मैं। उसकी जिम्मेदारी तो मुझ पर छोड़ दो। फिर आकाश की ताई जी उसको शादी के लिए जैसे तैसे तैयार कर लेती है और घर में बहू के रूप में आती है रीचा। रीचा को सबका खूब प्यार मिलता है, फिर चाहे वो दोनों ननद हो या फिर सास ससुर से लेकर अपने जेठ तक, जिससे रीचा अपने आप को बड़ा लकी फील करती है। देख लो, सोच लो, समझ लो, तभी कोई बात का निर्णय लो, क्योंकि एक बार का इंटीरियर अब बहुत महंगा पड़ता है। महंगा और लाखों खर्च हो जाते हैं। वही तो, अब हमारे जमाने में तो रेनोवेशन के नाम पर बस पेंट होता था, इंटीरियर जैसे तो कोई चिड़िया थी ही नहीं। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। तभी रीचा सबके लिए चाय लेकर आती है। लो जी भाई, हम सबकी फेवरेट रीचा भाभी के हाथ की चाय भी आ गई। और मेरी चाय कहाँ है? अचानक से साक्षी को आया देख सब चौंक जाते हैं। अरे दीदी, आप इस टाइम? अरे जब चाय रीचा के हाथ की हो तो फिर तो आना बनता ही है ना। लीजिए चाय। वैसे एक बात बोलो दीदी, आज पता नहीं क्यों मेरे हाथ से 1 कप चाय ज्यादा ही बन गई, शायद आपके लिए ही थी। हाय भाभी, बस तुम्हारी यही अदा हमारा दिल जीत लेती है। अच्छा भाई, तो क्या बातें चल रही है? और तू शिखा यहाँ बैठी है, बताया तक नहीं? नहीं दीदी, मैं तो बस यूं ही जरा कृष्णा नगर तक बिट्टू की बुक्स के लिए काम से आई थी, मन नहीं माना तो यहाँ चली आई। बस इसी दिन के लिए तो हमने अपनी बेटियां यहाँ ब्याही थी कि कभी भी माँ बाप की कमी ना हो उनको। हाँ पापा, ये बात तो है। वैसे क्या बात चल रही थी? दीदी, हम लोग घर का इंटीरियर करवा रहे हैं, तो बस उसी का डिस्कशन चल रहा था। मैंने तो ये सब रीचा और मम्मी के ऊपर छोड़ दिया है,
अब जिसको घर में पूरा दिन रहना है, घर को सजाना संवारना है, घर उसी के हिसाब से बनना चाहिए। क्यों रिचा, सही कहा ना? थैंक यू भैया, आपने मुझे इस लायक समझा। बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? शिखा के मुंह से ये सुनते ही सब पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। चलो चुप रहो तुम लोग, मेरी बहू का मजाक बनाते हो हर वक्त। मेरी बहू जैसी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अरे अब इस घर की मालकिन वही तो है, उसी से ही कहा जाएगा तुम लोग आओगी मेरे घर काम करने। हाँ मम्मी, मुझे तो जलन होने लगी है अब तुम दोनों का प्यार देखकर। ये सही कहा दीदी आपने। कहा भाभी की शादी से पहले मम्मी हम लोगों को दिन में 3-3, 4-4 बार फोन करती थी, और अब 3-4 दिन में एक बार। अब मैं रिचा के आने के बाद टेंशन फ्री हो गई हूँ, सारी जिम्मेदारी उसको सौंप दी है। अब रिचा को भी लगने लगा था कि वो ही घर के मालकिन है। वो पूरी तरह से ये मन बना चुकी थी कि वो अब इस घर की इकलौती बहू है, लेकिन अब जो हो रहा था वो उसके गले के नीचे नहीं उतर रहा था। तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा चलो फोन रखती हूँ, सब घर में ही है, कहीं किसी ने सुन लिया ना तो बस। अच्छा ठीक है बेटा। रिचा और आकाश अपने रूम में बैठे हुए हैं। फिर फाइनली भैया की शादी उन मैडम से हो ही रही है। अरे ऐसे कैसे बोल रही हो तुम? रिचा मैडम नहीं है वो, अब हमारी होने वाली भाभी है, हमारे खानदान की बड़ी बहू है। अच्छा, वो बड़ी बहू, और मैं जो इतने सालों से कर करके मर गई, उसका क्या कुछ भी नहीं? ऐसी बात नहीं है रिचा, तुम भी ना अर्थ का अनर्थ मत करो। तुमने इस घर के लिए बहुत किया, ये सब हम जानते हैं, और उसके बदले बेशक तुम्हें सबका बड़ा प्यार भी मिला है, ये तुम भी जानती हो। लेकिन वो मेरी भाभी है। अरे मेरा बहुत बड़ा सपना है जो पूरा होने जा रहा है। मेरे भैया की शादी होने जा रही है। मेरे भैया की जाएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगा, मगन में नाचूंगा। अरे बस बहुत हो गया, अभी घर में सब जाग जाएंगे, चलो सोते हैं, सुबह जल्दी उठना है ना। रिचा के दिमाग में वही बात घूम रही है। अब हर वक्त रिचा दिमाग में यही बात घुमाती रहती कि वो इस घर की इकलौती बहू नहीं, बल्कि अब उससे भी बड़ी बहू आने वाली है। धीरे धीरे करते करते आखिरकार विशाल की शादी का दिन भी आ जाता है, और इधर रिचा शादी में अपनी पूरी मशक्कत लगा देती है। शादी को शांति से निपटाने में नहीं, बल्कि जितना ज्यादा से ज्यादा कलेश हो सकता है उसके लिए। घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। और गीता, ओ गीता, वो पुरखे पूज लिए कि नहीं? अरे जी मैं तो भूल ही गई ये बात। अरे घर में भोज बन रहा और तुम ये बात कैसे भूल गए? जाओ बहुओं से कहो पहले खाना निकाल कर भोज पूज ले, फिर किसी को खाना दे दे। ऐसी बातें भूलने की तो नहीं होती गीता। अब जी आप ही सबसे बड़ी रही घर में शुरू से, तो मुझे कभी कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। रिचा कहाँ हो? जी मम्मी जी। जाओ जाकर पहले भोज पूज लो। कैसी उल्टी चाल चल रही हो तुम गीता? अरे अभी तक तो घर में बड़ी बहू नहीं थी, इसलिए ये सब काम छोटी करती थी, लेकिन अब हर काम बड़ी ही करेगी। जाओ रिचा जाकर अपनी जेठानी को लेकर पुरखे पूजने ले जाओ। और हाँ, ये तिजोरी का गुच्छा ना अब उसकी कमर में लटका देना, वो इस घर की बड़ी बहू है ना। ये सुनकर रिचा के तन बदन में आग लग जाती है, लेकिन ताई जी के कहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अब घर में हर कोई रिचा के साथ साथ मेघा को भी याद करता, जो रिचा के लिए बर्दाश्त से बाहर था, क्योंकि उसे अब तक आदत हो चुकी थी इस घर की मालकिन बन के घूमने की, जो अब वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। फिर एक दिन, मम्मी जी वो दिवाली आ रही है, साड़ी दिलवाने नहीं चलोगी क्या? अब मुझसे नहीं होता ये, तुम बच्चों के वश की बात है। गली गली घूमो, एक दुकान से दूसरी दुकान, यहाँ से वहाँ। अरे मैं तो कहती हूँ तुम जाओ और अपनी जेठानी को भी ले जाओ। अभी करवा चौथ दिवाली सारी साड़ियाँ एक साथ ले आओ, और हाँ मेरे लिए भी ना 2 बढ़िया सी साड़ी लेकर आना। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। हर जगह जाओ और इनको टांग कर ले जाओ, बढ़िया आई जेठानी जी। मतलब क्या है ये सब, पागल हूँ क्या मैं? भाभी, भाभी कहाँ हो? हाँ रिचा, क्या हुआ? तुमने मुझे आवाज लगाई? हाँ, वो मम्मी जी कह रही हैं कि साड़ी लेने जाओ, तो चलो हम दोनों बाजार चलते हैं। अच्छा ठीक है रिचा, अभी थोड़ी देर में चलते हैं, मैं जरा किचन का ये काम समेट लूं। क्या गुफ्तगू हो रही है मेरी दोनों बहुओं में? ये सुनकर मेघा मुस्कुराने लगती है। एक बात कहूँ मेघा? जी पापा जी।
तुम्हारे आने से हमारे घर में जैसे रौनक आ गई है। मुझे अफसोस होता है कि मैंने फैसला लेने में इतनी देर क्यों कर दी। क्या पापा जी आप भी। और मेरा क्या पापा जी? अरे तुम तो पहले से ही हम सबके दिलों पर राज कर रही हो रीचा बेटा। तो इसी बात पर आप जरा हम लोगों को पैसे तो दे दो। अच्छा, किस बात के पैसे भाई? आज तक तो आपने कभी ऐसा नहीं पूछा पापा जी, लेकिन आज क्यों? अब तुम अकेले थोड़ी हो, तुमसे बड़ी जेठानी आ गई है तुम्हारी, तो खर्चे तो बढ़ेंगे ना। दिवाली की शॉपिंग के लिए। अच्छा, ये लो पैसे, और अपने मन जैसी शॉपिंग करके आना। हाँ, ये जेठानी के चक्कर में हर जगह मेरा पत्ता कट रहा है। थोड़ी देर में रिचा और मेघा दोनों शॉपिंग करने निकल गए। ये साड़ी कितनी सुंदर है ना रिचा? अरे आप उसको छोड़ो, इसको देखो भाभी। हाँ वाकई में ये भी बड़ी सुंदर है। मेरी चॉइस का ना जवाब नहीं है भाभी, नहीं तो आपकी साड़ियां ऐसी इतनी सुंदर होती क्या? अच्छा देवरानी जी, ऐसी बात। अरे आप जानती नहीं हो अपनी दोनों ननदों को, कहने भर को बस 2 है लेकिन 10 के बराबर है। अच्छा ऐसी बात है क्या? लेकिन मुझे तो दोनों दीदियों को देखकर कभी ऐसा नहीं लगा। अरे भाभी, आपकी शादी में ऐसी ऐसी साड़ियां ले रही थी कि अपनी सफाई वाली कमला आंटी भी ना पहने। अच्छा ऐसा था क्या रिचा? मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है ये सब सुनकर। आपको तो सच में डरना चाहिए भाभी, क्योंकि उन दोनों में से एक भी नहीं चाहता था कि आपकी शादी भैया से हो। सच में क्या? हाँ नहीं तो क्या। बस वो तो आप मेरा शुक्र मनाओ जो आप इस घर में हो, और मैंने कैसे इस घर में 4 साल निकाले हैं मैं ही जानती हूँ। आपको बस यही सलाह दूंगी कि इनसे दूर रहना बस। चलो आधा काम तो हो गया, अब आधा बाकी है। भाई मानना पड़ेगा रिचा, तुम्हारा दिमाग तो सॉलिड है भाई। अब 2 दिन बाद ही दोनों ननद मायके आती हैं। मेघा भाभी, लो आपने याद किया और हम आ गए। हाँ दीदी। अच्छा भाभी, एक बढ़िया सी चाय तो पिला दो अपने हाथ की, तब तक हम मम्मी पापा के पास जाते हैं। जी दीदी बिल्कुल। क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इधर मेघा रसोई में चाय बनाने चली जाती है। मिल गया काम आपको ननदों से? हाँ भाई, चाय बनाने आई हूँ। चलो कोई ना, मैं बना देती हूँ, आप परेशान ना हो। आप बस जाकर अपने रूम में आराम करो, मैं हूं ना इनको हैंडल करने के लिए। थैंक्स यार। इधर रिचा सबके लिए चाय लेकर सासू माँ वाले रूम में पहुंचती है। क्या हो गया मेघा भाभी को? वो कहा है? मैंने तो उनको चाय बनाने को कहा था। वो भाभी अपने रूम में आराम कर रही है। आराम करिए, ये क्या बात हुई? अरे कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, उसको ठीक नहीं लग रहा होगा। चाय तो बड़ी अच्छी बनी है रिचा। चाय वैसे मेघा बहू भी बड़ी अच्छी बनाती है। चलो मैं चलिए अपना सत्संग सुनने, और यहाँ बहू बेटियों को बैठने दो, हम बाहर टीवी चलते हैं। चलो जी। इतना कहकर गीता जी और नरेंद्र जी वहां से चले जाते हैं। भाभी ये क्या हुआ बड़ी भाभी को अचानक से? हाँ भाभी, परसों तो 1 घंटा बात की थी मैंने उनसे, सब बढ़िया था एकदम, फिर अचानक से। अरे दीदी आप लोगों को अब क्या ही बताऊं, ऐसा ही नेचर है इनका, समझ में नहीं आता। बस पूरा दिन मायके वालों से फोन पर बात करना और अपने रूम में बंद रहना। अब आप लोग आई तो कहने लगे ये चाय मुझे नहीं बनाई जाएगी। आपने देख लिया ना आपके आने पर कितना फीका रिएक्शन था। अच्छा, आपने भी नोटिस किया क्या? हमने भी देखा। अब कितनी अच्छी हो, हम सब कितने खुश रहते ना साथ में। अच्छा दीदी प्लीज कभी कुछ कहना नहीं उनसे, मैं नहीं चाहती मेरे कारण कभी झगड़ा हो घर में। अरे नहीं भाभी, अब चिंता न करो। अब साक्षी और शिखा पूरा दिन बिताने के बाद शाम को घर जाने लगती है। तब मेघा अपने रूम से निकलकर बाहर आती है। आप लोग जा रहे दीदी? हाँ भाभी। अब शाम हो गई है तो खाना खाकर। नहीं भाभी, आपने जो चाय बनाई वही बहुत टेस्टी थी, अब हम चलेंगे। मेघा को अपनी दोनों ननद का ऐसा रिएक्शन बड़ा ही गंदा लगता है और दोनों ननद वापस चली जाती है। लेकिन ये सब देखकर रिचा के कलेजे को कितनी ठंडक मिल रही थी वो तो सिर्फ रिचा या उसकी माँ ही जानती थी। बस मम्मी, तुम्हारी बेटी ने सारा मामला सेट कर दिया है, तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो। ऐसा दोनों को आपस में भिड़वाया है कि कभी सुलझेगी नहीं ये गुत्थी। अरे धीरे बोल बेटा, तू भी ना, ऐसे कैसे काम चलेगा? कहीं किसी दिन किसी ने कुछ सुन लिया तो?
नहीं मम्मी, मैं बहुत चालाक हूँ, आप उसका टेंशन ना लो, कभी ऐसा नहीं हुआ। चलो अभी मैं रखती हूँ, अब जाकर जेठानी जी के कान भी तो भरने हैं। अगले दिन रीचा और मेघा किचन में काम कर रहे थे। देखा भाभी, मैंने आपसे सही कहा था ना, आप मत जाओ चाय लेकर। मैं जब गई तो पता है क्या हुआ? क्या हुआ रीचा? अरे तीनों माँ बेटी ऐसे बुराई करने में लगी थी हम दोनों की कि बस कुछ पूछो मत। अब रीचा इसी तरह से हर बार कुछ न कुछ बहाना बनाकर कभी भी दोनों ननद और मेघा का आमना सामना नहीं होने देती थी, जिससे तीनों के दिल में बहुत दूरियां आ गई थी। धीरे धीरे करते दिवाली के त्योहार के बाद भाई दूज भी आ जाता है और दोनों बहन अपने भाई भाभीियों को टीका करने आती है। हाय, नजर ना लगे। सच में ये दिन देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। कितनी नौटंकी करती है दोनों। हाँ दीदी, लेकिन आप लोगों ने इतनी देर कर दी। क्या सोच रही हो भाभी? भाभी बताओ ना, आप हम लोगों से उतने अच्छे से बात क्यों नहीं करती? सच में बता दो अपने दिल की बात। हाँ, हम यही तो चाहते हैं। मैं यही सोच रही थी कि ये दिन देखने के लिए आपकी आंखें तरस गई थी, लेकिन उसके लिए देर भी तो आप ही ने की। ये सुनकर साक्षी और शिखा एक दूसरे की शक्ल देखने लगती है। हम समझे नहीं भाभी। अब क्या कहना चाहती हैं? ये सुनकर रीचा की तो जैसे सांस ही अटक गई और वो पानी पीने किचन में चली गई। यही कि आप दोनों तो चाहते ही नहीं थे कि मैं इस घर में आऊं। ये तुमसे किसने कहा मेघा बहू? ये तो मैंने भी आज पहली बार सुना मेघा। बात तो भैया की सही है, बल्कि दोनों दीदियों ने पूरा जोर लगा दिया था कि आप इस घर में हमारी भाभी बनकर आओ। क्या? रीचा, रीचा! इधर रीचा अब किचन में से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन अब मरता क्या ना करता, उसे आना तो था ही। जी भाभी। रीचा, ये तुमने क्या सुना जो अभी आकाश भैया ने कहा? रीचा बिना कुछ बोले जाने लगती है, लेकिन मेघा उसका हाथ पकड़ लेती है और सब लोग रीचा की चुप्पी से अंदाजा लगा लेते हैं कि आखिर माजरा क्या है। धीरे धीरे मेघा हर एक बात सबके सामने बताती है और रीचा सर नीचे किए बैठी रहती है। अरे ऐसी एक देवरानी से अच्छी 10 ननद है। तुमने ये क्या किया रीचा? मेरा इतना सुंदर टाइम पीरियड इस कलेश और टेंशन में निकाल दिया। अरे कोई बात नहीं मेघा, गलती सबसे हो जाती है। अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दो चलो, और तुम चारों गले लग जाओ। लेकिन पहले ये बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे लगा कि आपके आने के बाद हम सब आपसे ज्यादा प्यार करेंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। ऐसा नहीं है, आप दोनों की अपनी अपनी जगह है भाभी। आओ सब प्यार से गले लग जाओ, जो हुआ उसको भूल जाओ। ये कहानी शुरू होती है शर्मा हाउस से। पम्मी शर्मा के 2 बेटे थे। दोनों ही बेटे शरीफ, सुशील और संस्कारी थे। जैसे बेटे वैसी ही बहुएं। बड़ा ही प्यारा परिवार। सुबह सुबह पूजा और नैना उठकर अपने कमरे से बाहर हॉल में आती है, जहाँ पहले से ही उनकी सास ट्रेडमिल पर वॉक कर रही थी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बेटा जी। पूजा और नैना आगे बढ़कर अपनी सास के पैर छूने जाती है। अरे बस बस, क्या तुम दोनों भी ये ओल्ड फैशन रस्मों को मानती हो? इस तरह लोगों के सामने तुम अगर मेरे पैर छूओगी तो जिन्हें नहीं भी पता चलता है ना, उन्हें भी अंदाजा लग जाएगा कि मेरी उम्र कितनी है। अब आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। मम्मी जी यू आर सो स्वीट। अच्छा, मैं ना थक गई हूँ, मेरे लिए जरा ब्लैक कॉफी बना देना बेटा। इतनी गर्मी लग रही है, ऊपर से हॉल में एक एसी तक नहीं है। नाम का ही सही, कम से कम एक एसी तो हो कि बाहर से आते ही आदमी जरा सुस्ता ले। आज जिम बंद है, वरना घर पर तो कभी मैं एक्सरसाइज नहीं करती। मेरा फुल एसी वाला जिम अच्छा है बाबा। आज उसकी अहमियत समझ में आ रही है। अभी तक ट्रेडमिल में वॉक कर रही पम्मी अपने कमरे में सीधा एसी के आगे जाकर बैठ जाती है। नैना फौरन जाकर अपनी सास के लिए ब्लैक कॉफी बनाती है और गर्मा गर्म ब्लैक कॉफी उनके कमरे में जाकर उनके हाथ में पकड़ाती है। रसोई में पूजा नाश्ते और टिफिन की तैयारी करना शुरू कर देती है। पराठे बना लूं ना भाभी, ठीक रहेगा ना? ज्यादा हल्का भी नहीं, गर्मी का मौसम है, पेट भरा रहेगा तो धूप भी नहीं लगेगी, और साथ में लस्सी कर लेते हैं, सही रहेगा ना? ठीक है,
तो फिर तू पराठे बना ले, मैं लस्सी और फ्रूट चाट बना लेती हूँ। रोहन को भी उठाने जाना है, वरना वो फिर स्कूल मिस कर देगा। पूजा और नैना जल्दी जल्दी टिफिन पैक कर लेती है और टेबल पर खाना परोसती है। खाने को देखते ही पम्मी कहती है, अरे अभी ये सुबह सुबह क्या तुमने पराठे बना दिए? कभी देखा है हाई क्लास लोगों को सुबह सुबह पराठे खाते हुए? उससे अच्छा मैं ओट्स ही खा लेती या फिर ब्राउन ब्रेड। अपनी दादी को इस तरह नखरे करता देख रोहन भी पराठे खाने से मना कर देता है। क्या सुबह सुबह पराठे दे दिए आपने मम्मा? मेरा कोई फ्रेंड टिफिन में पराठे नहीं लाता, सब मैगी खाते हैं। हाय मेरा पुत्र, देख बहू क्या हालत कर दी है तूने मेरे बच्चे की। मुझे पराठे नहीं खाने दादी, पर मैं ओट्स भी नहीं खाऊंगा। फिर ना तू बर्गर भी नहीं खाएगा। बर्गर खाऊंगा ना दादी। जा, मेरे कमरे के तकिए के नीचे मेरा पर्स पड़ा है, उसमें से कुछ पैसे निकाल ले। स्कूल के कैंटीन में जाकर तुझे जो खाना पसंद हो खा लेना और अपने दोस्तों को भी खिला देना। सबको लगना चाहिए कि तू कोई ऐरा गैरा बच्चा नहीं है, शर्मा परिवार का पोता है। रोहन फौरन कमरे में भागता है। उसके पीछे से रोशन कहता है, आपके इतने लाड प्यार के कारण ही तो ये इतना बिगड़ रहा है मम्मी। क्या जरूरत है इसके हाथ में पैसे देने की? कल को किसी गलत आदत में पड़ गया तो? अरे तू मेरा बाप है या मेरी माँ है? मुझे मत बता क्या करना है और क्या नहीं। नहीं अच्छा लग रहा है नाश्ता तो क्यों कॉम्प्रोमाइज करे वो? उसके दोस्त अय्याशी करे और वो गरीबों की तरह जिए? नहीं, मेरा पोता रईसों की तरह जिंदगी जिएगा। जैसा उसका मन करेगा वैसे ही रहेगा, वैसा ही खाएगा और वैसा ही पिएगा। कुछ ऐसी थी हमारी पम्मी जी। एक मिडिल क्लास फैमिली की होकर भी पम्मी के शौक रईसों वाले थे और वैसे ही रईस उसके दोस्त भी थे। पम्मी दिखावे की बड़ी शौकीन थी। एक रोज किटी पार्टी के लिए पम्मी अपनी फ्रेंड सुगंधा की। ओह माय गुडनेस सुगंधा, ये कौन से जमाने के एसी से अब तक काम चला रही है तू? रूम चिल्ड ही नहीं कर रहा ये तो। ओह माय गॉड, कैसे रहती है तू यहाँ इतनी गर्मी में? इतनी भी बचत मत कर, कहाँ जाएगी इतनी बचत करके? और ये घर जरा पुराना नहीं हो गया तेरा? अरे कहाँ पुराना, अभी 2 साल तो हुए हैं इस प्रॉपर्टी को लिए। रुक, मैं तुझे दिखाती हूँ। ये पपड़ियाँ देख रही है दीवार पर? हाय, जैसे तू फेंकती थी ना, मुझे तो लगता था तेरा कोई बड़ा सा बंगलो होगा। अच्छा, तू तो ऐसे कह रही है जैसे कि तेरे बाथरूम में भी स्प्लिट एसी लगा हुआ है। ये तूने गलत कह दिया सुगंधा, हमारे वॉशरूम में तो बस गीजर है। अब मैं झूठ झूठ तेरी तरफ फेंक तो नहीं सकती। वैसे मेरे घर में हर जगह एसी है, रूम में, किचन में, हॉल में, सिर्फ बाथरूम में एसी नहीं है। और ये पुराने जमाने वाला एसी तो हम रखते ही नहीं। मेरे तो घर के हर कोने में स्प्लिट एसी है। ऊपर से जहाँ तक रही रिनोवेशन की बात, मैं तो आए दिन कुछ न कुछ नया करवाती ही रहती हूँ अपने घर पर। ऐसी बात है रश्मि, तो फिर नेक्स्ट किटी पम्मी के घर पर ही रखते हैं क्यों? और यहाँ अपने दिखावे के चक्कर में पम्मी बुरी तरह फंस जाती है। वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये तो बुरी फंस गई मैं। अब ये सारी नागिनें मेरे घर पर आएगी तो मेरी जो बची कुछ इज्जत है सारी की सारी मिट्टियां पलीत हो जाएगी। आज की आज ही रोहन और वरुण से इस बारे में बात करनी होगी। किट्टी से घर जाती ही पम्मी अपने बेटे और बहुओं के ऑफिस से आने का इंतजार करने लगती है। पूजा और नैना ऑफिस से आते ही किचन में डिनर की तैयारी करने में लग जाती है। दिन भर की थकी हारी अपनी बहुओं की मदद करने पम्मी रसोई तक नहीं जाती और आराम से अपने कमरे में एसी चलाकर फोन यूज करती रहती है। कुछ देर बाद रोहन और रोशन भी घर आते हैं और किचन में जाकर नैना और पूजा की डिनर बनाने में हेल्प करने लगते हैं। कुछ देर बाद खाना तैयार हो जाता है। घर की बहुएं खाना टेबल पर परोसती है। जैसे ही सभी पहला निवाला मुंह में लेने जाते हैं कि पम्मी कहती है, मैं क्या कह रही थी बेटा कि हॉल में स्प्लिट एसी लगवा लेते हैं और एक किचन में भी। वो क्या है ना, बेचारी मेरी दोनों बहुएं थकी हारी ऑफिस से आती है
और सीधा किचन में चली जाती है। किचन में अगर स्प्लिट एसी रहेगा तो कम से कम उन्हें जरा आराम तो रहेगा। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और रोशन तो रात में भी अपने कमरे में बस 1 ही घंटा एसी ऑन रखते हैं। वो क्या है ना, बेकार में रात भर एसी चलाएंगे तो अच्छा खासा लंबा बिल आ जाएगा। पैसे का भी तो देखना पड़ता है ना मम्मी। हाँ, ये भी सही है। घर में 4 लोग कमाने वाले हैं, पर मैंने जरा अपनी जरूरत जाहिर कर दी तो वो सबको फरमाइश लग रही है ना। इतने में ही सभी के पेट में दर्द होने लगा। मुझे नहीं खाना, जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। भाभी आप रहने दीजिए, मैं हूं ना, मैं बात करता हूँ मम्मी से। अब वो क्या है ना मम्मी, भाभी की सैलरी इस बार आधी आई है, इसलिए वो थोड़ा अपसेट है। आप टेंशन मत लीजिए, एसी कहाँ कहाँ लगवानी है आप मुझे बता दीजिए, परसों तक लग जाएगी। वही ना बेटा, इंसान कमाता क्यों है? खुद के शरीर को आराम देने के लिए है। जिंदगी जी ही नहीं तो पैसे कमाकर क्या फायदा? आजकल तो ऐसे भी जिंदगी का भरोसा नहीं है। पैसे अलमारी में पड़े रह जाते हैं और इंसान दुनिया से चला जाता है। तुझे पता है ना, आज सुगंधा के घर में कीटी थी। उसके घर में अच्छे अच्छे घर की औरतें आती हैं और उन सबके बंगले कितने बड़े होंगे ये तो तू अंदाजा लगा ही सकता है। अब अगले महीने मेरे घर में किट्टी करने का डिसाइड हुआ है। अब ऐसे घर में सबको बुलाऊंगी तो अच्छा नहीं लगता ना बेटा, इसीलिए सोच रही थी कि घर का रिनोवेशन करवा लेते हैं। क्या रोशन? रिनोवेशन? अब ठीक है मम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। और अपने बेटों के सीधे मन का फायदा उठाकर पम्मी उनको इस बात के लिए राजी कर ही लेती है। घर बनवाने में कम से कम 5 से 6 लाख तो जाएंगे। अभी मेरे हाथ में इतने पैसे हैं नहीं। तुम्हारे पास कुछ सेविंग होगी क्या नैना? थी तो, पर पिछले महीने तो मम्मी जी ने अपने कमरे में एलसीडी टीवी लगवाया था, उसी में सेविंग्स चली गई। अच्छा कोई ना, मैं देखता हूँ कुछ। जो हाल यहाँ रोशन और नैना का था वही हाल वरुण और पूजा का भी था। 2 जगह एसी, वो भी स्प्लिट। हॉल में ही 2 एसी लग जाएंगे। नई करके भी 1.5 लाख का खर्चा है। कोई बात नहीं ना वरुण, लगेगा भी तो हमारे ही घर में ना एसी। मेरे पास कुछ पैसे होंगे, वी विल मैनेज, डोंट वरी। वरुण को तो पूजा पैसे की मदद कर देती है और अगले ही दिन घर पर एसी लगना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर रोशन पर और प्रेशर पड़ जाता है। जिसे काम करना होता है ना बेटा, वो बोलते ही कर देता है। देख कैसे वरुण ने सुबह ही मिस्त्री को बुलाकर एसी का काम शुरू भी करवा दिया। और तू अभी तक घर बनाने के बारे में सोच रहा है। 1 महीने के अंदर अंदर तो घर में किटी है। मैंने सोचा था वुडन फ्लोरिंग करूंगी, पर शायद तेरा मन ही नहीं है। चल कोई बात नहीं। अरे नहीं मम्मी, काम शुरू हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। और रोशन बिना कुछ सोचे अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बैंक से 10 लाख रुपए का लोन ले लेता है और अगले दिन से ही अपने घर पर रिनोवेशन का काम शुरू कर देता है। एक बार भी पम्मी अपने बेटों से नहीं पूछती कि वो ये खर्च कैसे मैनेज कर रहा है। उसे तो बस अपनी ख्वाहिशें पूरी करानी थी। और रिनोवेशन का काम होते ही पम्मी अपनी फ्रेंड्स को अपना क्लास दिखाने अपने घर बुला लेती है। अरे वाह यार, मानना पड़ेगा तेरी चॉइस को। ये वॉल पे वुडन है। पहले तो ग्लास की थी, अभी इस बार ना वुडन फिनिशिंग करवा ली। जरा ट्रेंड में है ना, तो फिर से रिनोवेशन करवा लिया है। वो क्या है ना, 2-3 महीने तक एक ही डिजाइन का घर देखकर ना मैं बोर हो जाती हूँ। वैसे तू क्या कह रही थी सुगंधा उस दिन? मेरे घर को देखने के बाद अभी भी कोई डाउट है क्या कि हम वॉशरूम छोड़कर हर जगह एसी रखते हैं? अरे इतने बड़े घर का फायदा ही क्या, जब तुझे यहाँ से वहाँ आना जाना भी ऑटो से पड़े और ये किसी को पता न चल जाए, इसलिए तू 5 मिनट पहले ही उस ऑटो को छोड़ देती है और वॉक करके आती है कि नहीं? और अगर ये बात झूठ है और तेरे पास अपनी गाड़ी है तो दिखा कहाँ है वो गाड़ी। अरे नेक्स्ट मंथ मैं नई गाड़ी ले रही हूँ। जब शोरूम में गाड़ी लेने पहुंचूंगी ना तो जरूर तुम्हें कॉल करूंगी।
वीडियो कॉल देख लेना आंखें फाड़ के। रोशन के सर पर से अभी एक लोन उतरा भी नहीं था कि पम्मी फिर से एक नया तोता ले आई थी। संडे की सुबह जब सभी एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, तभी अपने घुटने पकड़े दरवाजे से आ करती पम्मी अंदर आती है। उसे इस हाल में देखकर उसके बेटे बहू भागते हुए उसके पास जाते हैं। पूजा, तुम मम्मी को सोफे पर बिठाओ, मैं अभी जाकर ऑइंटमेंट लेकर आती हूँ। अरे कहाँ गिर गई आप मम्मी? गिरी नहीं बेटा, वो क्या है ना, मुझे जिम आना जाना ऑटो से पड़ता है ना। ऑटो में इतनी भीड़ थी कि मेरी बगल वाली औरत का धक्का लगने से मैं ऑटो से नीचे गिर पड़ी और घुटनों में चोट आ गई। भगवान की दया से ज्यादा चोट नहीं आई है। वही अपनी गाड़ी रहती तो आराम से मैं जिम जाती। हाँ, क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी किस्मत। अरे मेरी वो जिम की सहेली नहीं है प्रगति, उसके बेटे ने उसे फॉर्च्यूनर गिफ्ट की है। चलो अब उतनी महंगी गाड़ी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पर 10-15 लाख की एक कार तो ले ही सकते हैं, है ना? आप चिंता मत कीजिए मम्मी, हम जरूर एक दिन गाड़ी लेंगे। लगता है मैं तो अपने बेटों के पैसों की गाड़ी में बिना बैठे ही परलोक सितार जाऊंगी। पर कोई ना, अपनी अपनी किस्मत है। जब पिछले जन्म में दान ही नहीं किया होगा तो इस जन्म में कहाँ से मिलेगा। मेरी तो उम्र ही कितनी बाकी है। बुरा तो मुझे इस बच्चे के लिए लगता है। इस गर्मी में भी रोहन को बस से स्कूल आना जाना पड़ता है और बाकी बच्चों के पेरेंट्स उन्हें पर्सनल एसी कार में छोड़ने आते हैं। अरे कहीं ये बेचारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो जाए। मुझे कार चाहिए मुझे। अपनी दादी की बात सुनकर रोहन जोर जोर से रोने लगता है और कार की डिमांड करने लगता है। वहाँ पम्मी भी नहीं रुकती, एक के बाद एक इमोशनल डायलॉग अपने बेटों पर मारती रहती है और फिर हार कर वरुण कहता है, अब ले ही लेते हैं मम्मी हम कार। अब आपकी इतनी छोटी सी ख्वाहिश तो मैं पूरी कर ही सकता हूँ ना। आपकी हेल्थ जरूरी है मेरे लिए, और कुछ नहीं मम्मी। अब आप आराम से जिम जाएंगी और जिम से वापस आएंगी बिना धूप में धक्के खाए। ड्राइवर भी पता कर लेना बेटा, वो क्या है ना, मुझे तो कार चलानी आती नहीं। पम्मी के एक बेटे पर तो पहले ही घर बनाने के लिए लोन का बोझ आ चुका था। जो कुछ बची कुची कसर थी वो आज पूरी हो गई और वरुण के सर पर भी एक लोन आ गया। इस तरह आए दिन पम्मी अपनी कोई ना कोई ख्वाहिश लेकर अपने बेटों के सामने आ जाती। कभी महंगी साड़ी, कभी ब्रांडेड पर्स, कभी ये तो कभी वो। अपनी माँ के खर्चों को पूरा करने में रोशन और वरुण बुरी तरह कर्ज में डूबते जा रहे थे। यहाँ तक कि नैना और पूजा की भी पूरी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी। फिर एक रोज पम्मी अपने बेटे बहुओं से कहती है, देखो अब तुम सब ना अगले हफ्ते अपने अपने काम से छुट्टी ले लो, क्योंकि हम सब उदयपुर जा रहे हैं। वहाँ मेरी बहन है ना निर्मला, उसके छोटे बेटे की शादी है। बहुत ग्रैंड शादी होने वाली है। तुम लोग तो जानते ही हो कितने मोटे करोड़पति घर से है वो। बड़े से रिसोर्ट में है शादी, तो अपने पास के बेस्ट से बेस्ट कपड़े लेना। जैसा आप कहे मम्मी जी, मैं ऑफिस में छुट्टी की एप्लीकेशन डाल देती हूँ। वरुण, तू जरा फ्लाइट के आने जाने की टिकट देख ले। और राशन बेटा, तूने क्या सोचा है, क्या दे हम बहू के हाथ में? 5100 ठीक रहेंगे मम्मी जी। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तो मौसी जी ने तो मेरे हाथ में सिर्फ 1100 रुपए रखे थे और मेरे हाथ में ना एक चांदी का सिक्का रखा था और एक वेटलेस सोने की अंगूठी। दोनों मिलकर 6-7 हजार से ऊपर का सामान नहीं था। ऊपर से वो लोग इतने रईस और हम कहाँ मिडिल क्लास, नौकरी करके हमारा घर चलता है। तो पागल है क्या बहू? हो सकता है उस वक्त उन्हें ध्यान में ना आया हो। ऐसे ही ना वो सब कार्ड से ही पेमेंट करती है और ये रस्मों नियम में नहीं मानती निर्मला ज्यादा। देख ले रोशन, तू घर का बड़ा बेटा है, जिम्मेदारी तेरी है।
51,000 बहू के हाथ में होने चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। किसी और की शादी में जाने के लिए हमारे खुद के कितने खर्चे हो जाते हैं ये तो आप जानती हैं। आने जाने का किराया, नए कपड़े लेने का खर्च, अब कहीं जाना है तो छोटे बड़ों के हाथ में सगुन के नाम पर कुछ न कुछ तो रखना ही होगा। और ये सारे खर्चे एक एक कर वरुण और रोशन पर आते ही जा रहे थे, पर किसी तरह शादी संपन्न हो ही जाती है और सभी खुशी खुशी उदयपुर से वापस आ जाते हैं। अभी सब अपने घर पहुंचती हैं कि दरवाजे की घंटी बजती है। अब कौन आ गया? तुम्हारे ससुराल वाले। दरवाजे पर पुलिस को देखकर सभी घबरा जाते हैं। पम्मी और उसकी बहुएं तो डर से रोने लगती हैं। बताइए तो, घर आपका करोड़पतियों वाला है और दूसरों को आप बाउंस चेक देते हैं। अरे भाई, घपला करना ही है तो कीजिए, ये क्या चिंदीगिरी कर रहे हैं? यहाँ 51,000 नहीं है आपकी जेब में और बाहर लाखों की कार खड़ी है। जिनकी शादी में आपने शगुन में 51,000 का चेक दिया था, उन्होंने उस चेक को कैटरिंग वालों को दे दिया था और उनका चेक बाउंस हो गया, तो घूम फिर कर केस आप पर आ गया है। हे भगवान, माफ कीजिए सर, हमारे कारण आपको प्रॉब्लम हुई। ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं अभी लॉयर के साथ आपके थाने आता हूँ और ये सारा प्रोसीजर पूरा करता हूँ। तभी निर्मला का फोन पम्मी के फोन पर आता है। पड़ गई तेरे कलेजे को शांति, कर लिया दिखावा। तुझे शुरू से ही दिखावा करने की आदत थी। आज तेरे दिखावे के चक्कर में कर्जदार तेरे बेटों पर चढ़ रहे हैं। आज तो पुलिस तेरे घर आ गई है। जाना तो होगा ही उसे जेल, क्योंकि बेल के पैसे भी उनके पास नहीं होंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में मैं अपने बेटों के साथ इतना गलत कर रही थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए दीदी, मैं अपने बेटों को बचाऊंगी। उस बाउंस चेक के पैसे मैं भरूंगी। बिना कुछ सोचे समझे पम्मी अपने कमरे में जाती है, अपने गहने निकाल कर लाती है और सारे के सारे गहने बेचकर उन पैसों को वरुण को सौंप कर कहती है, इन पैसों से तुम दोनों भाई अपने अपने कर्ज उतार लो बेटा। मुझे समझ में आ गया है कि दिखावट किसी के काम नहीं आती। निर्मला दीदी चाहती तो वही इस चेक के पैसे भर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, शायद मुझे सबक सिखाने के लिए। और अब मैं समझ गई हूँ। और उस दिन के बाद से पम्मी अपने बेफिजूल की ख्वाहिशों पर अंकुश लगा देती है। मैंने तो पहले ही बोला था। बहू, अरे हाँ बहू, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आई आई मम्मी जी, बताइए क्या हुआ? बहू, ये तुमने क्या बना दिया है नाश्ते में? ढोकला बनाया है मम्मी जी, आपको पसंद नहीं आया क्या? बहू तो भूल गई, कल शाम को ही कहा था कि आज नाश्ते में पोहा बना देना। अरे लेकिन मम्मी जी, दीदी ने तो। क्या भाभी, मैंने क्या किया? कुछ नहीं दीदी। वही तो भाभी, मैंने तो पहले ही बोला था पोहा सबको पसंद आएगा, आपने ढोकला क्यों बना दिया? कल पोहा बना दूंगी। बहुत ध्यान से सुना कर कौन क्या कह रहा है। ध्यान से ही तो सुनती हूँ मम्मी जी, तभी तो ये होता है। कहाँ भाभी, आप कहाँ सुनती हो? मैं एक काम करती हूँ मम्मी जी, मैं पोहा ही बना देती हूँ। नहीं नहीं बहू, अब तो दोपहर के खाने की तैयारी कर ले, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी। प्रिया किचन में आती है और खाने की तैयारी करने में लग जाती है। भाभी। क्या हुआ दीदी, कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं भाभी, वो तो मैं आ गई बस थोड़ा बहुत खाना बनाना सीखने के लिए। क्या बना रही हो? वही तो सोच रही हूँ क्या बनाऊं। सोचना क्या है भाभी, जो आपको पसंद हो वो बना लो। सब खा लेंगे क्या मेरी पसंद का? हाँ नहीं तो क्या भाभी, नहीं तो आप चाहो तो भैया की पसंद के लौकी के कोफ्ते बना दो। हाँ ये ठीक है। लेकिन माँ को तो आलू मेथी पसंद है। अरे तो दीदी मैं क्या बनाऊं, इतना कंफ्यूजन हो रहा है। आप भैया की पसंद का ही बना दो, भैया को अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर मैं कोफ्ते बना देती हूँ। प्रिया लौकी के कोफ्ते बना देती है और दोपहर को उसका पति दुकान से खाना खाने घर आता है। अरे प्रिया, क्या बनाया है आज? लौकी के कोफ्ते। कोफ्ते? लेकिन क्यों?
आपको तो पसंद है ना? हाँ मुझे पसंद है, लेकिन कल ही तो लौकी की सब्जी खाई थी। बहू तो क्या करती रहती है, भूल गई क्या कि कल ही लौकी खाई थी? आलू मेथी भी तो रखी थी, वही बना देती। भाभी मैंने तो पहले ही बोला था ना आलू मेथी बना दो। हाँ दीदी, आपने तो कहा ही था। माँ मैंने कहा था भाभी से, लेकिन मेरी सुनता ही कोई नहीं। अरे कोई बात नहीं, अब यही खा लो, शाम को कुछ और देख लेना। भैया आज लेकर चल रहे हो ना हमें शॉपिंग पर? हाँ भाई मुझे याद है, मैं कुछ नहीं भूलता। तुम लोग सीधा दुकान पर आ जाना, वहीं से चलेंगे। ठीक है भैया। शाम के वक्त शिवानी और प्रिया शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार होते हैं। अरे भाभी अपनी साड़ी क्यों पहन ली? तो क्या पहनती दीदी? बाजार जा रहे, सूट पहन ली थी, थोड़ा कंफर्टेबल रहता। हाँ लेकिन मम्मी जी। अरे मम्मी को थोड़ी ना बाजार जाना है, बाजार तो आपको जाना है। भीड़ भाड़ में साड़ी थोड़ी ना ठीक लगती है। हाँ बात तो सही है आपकी। लेकिन साड़ी में आपको ठीक लग रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं चेंज करके आती हूँ दीदी। प्रिया साड़ी बदलकर सूट पहनकर बाहर आती है तो उसकी सास उसे टोकती है। बहू ये क्या, सूट क्यों पहना हुआ है? अभी नई नई शादी हुई है और तू सूट पहनकर बाहर जा रही है। मैंने तो साड़ी पहनी थी मम्मी जी, लेकिन दीदी ने। मैंने क्या किया भाभी? मैंने तो कहा था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है साड़ी से। अब ठीक है मम्मी जी, मैं बदल कर आती हूँ। प्रिया अपने कमरे में आ जाती है। ये दीदी भी अजीब है, पहले खुद ही बोलती है, बाद में पलट जाती है। अब इतना टाइम वेस्ट करवा दिया मेरा। प्रिया वापस से साड़ी पहनकर बाहर आती है और फिर सभी लोग बाजार पहुंचते हैं। देखो तुम दोनों ज्यादा टाइम मत लगाना, जल्दी जल्दी खरीद लेना कपड़े। हाँ अम्मी जी, नहीं लगेगा ज्यादा टाइम। मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, तुम दोनों होकर आओ। चलो भाभी भैया तो टाइम ही सेट कर देते हैं। अब 10 मिनट में शॉपिंग थोड़ी ना होती है। अरे तुम दोनों यही बातें करती रहोगी तो पूजा की शादी में नहीं, उसकी एनिवर्सरी में पहुंचोगी। अरे जा रहे ना भैया। शिवानी और प्रिया कपड़ों की दुकान पर आते हैं और अपने लिए कपड़े पसंद करने लगते हैं। दीदी ये देखो, पिंक साड़ी कैसी लगेगी मुझ पर? साड़ी तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आपके ऊपर लाल लहंगा ज्यादा अच्छा लगेगा। लहंगा? नहीं तो क्या, आपकी नई नई शादी हुई है, आप लहंगा पहन सकती हो। अरे लेकिन लहंगा कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा दीदी? अरे कुछ ज्यादा नहीं होगा भाभी, आजकल देखा है मैंने, लड़कियां पहनती है लहंगा। फिर ये साड़ी? ये साड़ी भी अच्छी लग रही है भाभी, पर मुझे लगता है कि आपके ऊपर लहंगा ज्यादा सूट करेगा। ठीक है दीदी। अब ज्यादा सोचिए मत, भैया का फोन आ रहा है, जल्दी से डिसाइड कीजिए आपको क्या चाहिए। अच्छा दीदी, मैं लहंगा ही ले लेती हूँ। प्रिया पूजा की साड़ी में पहनने के लिए लहंगा ले आती है और अगले दिन सभी लोग पूजा की शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अरे शिवानी इधर आ जरा, मेरी साड़ी में पिन तो लगा दे। माँ मैं तैयार हो रही हूँ, आप भाभी को बोलो ना। बाबू तू ही आ जा। आ रही हूँ मम्मी जी। उफ, ये लहंगा कितना भारी है। बहू ये क्या है, तूने अपनी शादी का लहंगा क्यों पहन रखा है? मम्मी जी ये मेरी शादी का लहंगा नहीं है, ये तो मैं कल खरीद कर लाई पूजा की शादी में पहनने के लिए। अरे तो बहू ये तो शादी का जोड़ा लग रहा है, दुल्हन तू है या पूजा? लेकिन मम्मी जी मुझे लगा। अब तुझे क्या लगा वो तो मैं नहीं जानती, तो मेरी साड़ी में पिन लगा फटाफट। अरे अब चलो भी, कितना और देर लगाओगे निकलने में? मुझे भूख लग रही है, शादी में खाना भी खत्म हो जाएगा। भैया हो गया है तैयार, चलो चलते हैं। प्रिया तुम इतना क्यों तैयार हुई हो? पूजा सिर्फ पड़ोसी है हमारी। मैंने तो पहले ही बोला था भाभी से साड़ी अच्छी लग रही है वो पिंक वाले, लेकिन भाभी मेरी सुनती नहीं है। तो चेंज करके आती हूँ अभी। अरे नहीं, अब बहुत देर हो गई है, चलो जल्दी चलो। ठीक है चलिए। प्रिया बड़ी मुश्किल से लहंगा संभालते हुए शादी में आती है और यहाँ आकर भी बस बैठी रहती है। कितना कुछ है खाने को, लेकिन ये भारी लहंगे की वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। सब लोग कितने बढ़िया से खाना खा रहे हैं। अमित जी मुझे भी कुछ खिला दो ना। प्रिया तुम यहाँ बैठी हो, वहाँ गोलगप्पे कितने टेस्टी मिल रहा है। मेरे लिए यहीं ला दीजिए ना, मैं तो चल ही नहीं पा रही हूँ इस लहंगे में। लाता हूँ अभी। तुम भी ना, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी शादी है। अमित प्रिया के लिए गोलगप्पे लाने चला जाता है और तभी सुषमा प्रिया के पास आती है। बहू सारे मोहल्ले वाले तुझे ही देख रहे हैं और कह रहे एक दिन तो होता है लड़की का दुल्हन की तरह सजने का,
और तूने पूजा से वो भी छीन लिया। ऐसा लग रहा है जैसे तू पूजा की बराबरी कर रही है। मम्मी जी अब आप तो कुछ मत कहिए, मुझे दुल्हन समझकर ये लिफाफा पकड़ा गया है कोई, और कैमरा वाला तो मुझे ही पोज करने को कह रहा था। अरे जल्दी से कुछ खा पी ले और घर चलते हैं। ये दीदी की बात मानकर बड़ी भारी गलती कर दी मैंने, कितना एम्बरेसमेंट हो रहा है। प्रिया मन ही मन बड़बड़ाती है और सभी लोग शादी से घर वापस लौट आते हैं। बहू आगे से इतना तैयार मत हो ना किसी और की शादी में। काश भाभी आप मेरी बात मान लेती। प्रिया कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। अगले दिन प्रिया मंदिर में रंगोली बना रही थी, तभी शिवानी वहां आकर बैठ जाती है। भाभी क्या कर रही हो? रंगोली बना रही हूँ, आज घर में सत्यनारायण की कथा है ना। अरे हाँ, माँ ने बताया तो था। भाभी ये कैसी रंगोली बना रही हो इतनी छोटी? हाँ मम्मी जी ने कहा था ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है। अरे ज्यादा बड़ी नहीं बोला होगा, पर इतनी छोटी भी तो नहीं कहा होगा। तो मीडियम साइज की बना दूं? नहीं भाभी, मुझे लगता है आपको थोड़ी तो बड़ी बनानी चाहिए। अब मोहल्ले की औरतें आएंगी और देखकर आपकी ही तारीफ करेंगी ना। तो फिर बड़ी ही बना देती हूँ। देख लो अपने हिसाब से, बाकी छोटी भी ठीक ही है। बड़ी ही बना देती हूँ फिर मैं। प्रिया मंदिर में एक बड़ी रंगोली बनाकर चली जाती है और सबके लिए नाश्ते की तैयारी में लग जाती है। बहू पंडित जी आ गए हैं और मोहल्ले वाली औरतें भी आती होंगी, तो खाने पीने की सब तैयारी रखना, मैं आकर पूजा शुरू करवाती हूँ। ठीक है मम्मी जी। सुषमा मंदिर में जाती है और जाकर देखती है मंदिर में आधी से ज्यादा जगह तो रंगोली ने ही घेर रखी है। हे भगवान, बहू से कहा था छोटी रंगोली बनाने के लिए, लेकिन ये देखो अब लोग कहाँ बैठेंगे, हवन कहाँ होगा। बहू इधर तो आ जरा। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ चाहिए क्या आपको? बहू ये बता बाकी का सामान मंदिर में कहाँ रखा जाए? देख रही हूँ मम्मी जी। बहू इतनी बड़ी रंगोली बनाने के लिए किसने कहा था तुझे? मैंने तो पहले ही बोला था भाभी, छोटी रंगोली भी ठीक ही है। बहू कभी तो इसकी सुन लिया कर। जी मम्मी जी, अभी आधी रंगोली हटा देती हूँ। अरे वो तू रहने दे, मैं कर देती हूँ, तू जाकर खाने का देख ले। प्रिया किचन में लौट आती है और उसके पीछे पीछे शिवानी भी आ जाती है। भाभी मोहल्ले की औरतें भी यही खाना खाएंगी, तो मिर्च मसाला उसी हिसाब से रखना। ठीक है दीदी। गुप्ता आंटी को तो चटपटा खाना पसंद है। लेकिन बाकी के लोग तो नॉर्मल खाते होंगे ना? नॉर्मल तो नहीं, मैंने तो सबके यहाँ पर खाना खाया हुआ है। थोड़ा तेज मसाले वाला खाना ही खाते हैं सब। तो फिर मैं चटपटा ही बना देती हूँ। बना तो सकती हो, बाकी नॉर्मल भी अच्छा ही लगेगा। बस फिर कोई ये ना कहे कि फीका सा खाना खिला दिया। हाँ मैं बनाती हूँ खाना। प्रिया खाना बनाने लगती है। पूजा खत्म होने के बाद सभी औरतें खाना खाने बैठती हैं। हे राम सुषमा, इतनी मिर्ची! ऐसा लग रहा है एक कटोरी सब्जी में 4 चम्मच के बराबर मिर्ची है। अरे पूजा पाठ का खाना तो सादा ही बनाया जाता है, ये कैसा मसालेदार खाना बना दिया तुम्हारी बहू ने। हाँ भाई, हमसे तो ना खाया जाएगा, तुम तो हमें बस प्रसाद दे दो। अरे पर मैं दूसरा खाना बनवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, अपनी बहू को परेशान मत करो, हम सब लोग चलते हैं। सभी औरतें बिना खाना खाए चली जाती है और सुषमा अपनी बहू प्रिया पर गुस्सा करती है। बहू ये क्या था है? ऐसा खाना बनाया कि किसी ने खाना ही नहीं खाया। अरे नहीं समझ में आता तो पूछ लेती। मम्मी जी मैं तो नॉर्मल खाना ही बना रही थी, लेकिन वही तो मैंने पहले ही बोला था भाभी, नॉर्मल खाना सही रहेगा, लेकिन आपने सुनी नहीं मेरी बात। अब देखो इतना सारा खाना बन गया और किसी ने नहीं खाया। अरे बहू पूछ लिया कर, कोई दिक्कत हुआ करे तो। ठीक है मम्मी जी। और सुन, तूने चावल के पापड़ बनाए कि नहीं? अभी नहीं मम्मी जी। आज कितनी अच्छी धूप निकली है, जा बना दे जाकर। अभी बनाती हूँ मम्मी जी। प्रिया पापड़ बनाने की तैयारी में लग जाती है और छत पर आती है। अरे भाभी आप पापड़ बनाने आई है, मैं भी बस कपड़े ही उठा रही थी। हाँ मम्मी जी ने कहा है पापड़ बनाने को। अच्छा है भाभी, चावल के पापड़ ना सबको पसंद आते हैं, लेकिन भाभी सफेद कलर में बनेंगे ना ये? दीदी सफेद ही बनेंगे ना चावल के पापड़ तो। भाभी अगर ये थोड़ा पीले कलर में हो ना तो सही लगेंगे। आप हल्दी मिला लो इसमें। हल्दी? पापड़ में हल्दी? अरे ज्यादा थोड़ी ना मिलानी है, थोड़ी सी कलर के लिए बस। कलर के लिए? लेकिन अच्छे लगेंगे क्या? भाभी अब सोचती बहुत हो, आप मिलाकर देखो। नहीं मिलानी तो आपकी मर्जी, सफेद भी पापड़ तो होते ही हैं।
शिवानी इतना कहकर नीचे चली जाती है और प्रिया पापड़ में हल्दी मिक्स कर देती है। शाम को सभी लोग चाय पीने के लिए बैठते हैं। बहू पापड़ बन गए? हाँ मम्मी जी, पापड़ तो बन गए। अरे तो फिर जरा भून ले पापड़। अभी लाती हूँ मम्मी जी। प्रिया पापड़ भून कर लाती है और पापड़ देखकर उसकी सास कहती है, बहू तूने चावल के ही पापड़ बनाए थे ना? जी मम्मी जी, चावल की ही है। अच्छा। सुषमा पापड़ चखती है और कहती है, बहू ये क्या है, चावल के पापड़ है या हल्दी के पापड़? क्या हुआ मम्मी जी? अरे बहू पापड़ों में से हल्दी का स्वाद आ रहा है, सारे पापड़ बर्बाद हो गए। पर मम्मी जी, अब इसमें मैं क्या करूं? तुझे किसने कह दिया कि पापड़ में हल्दी डालनी है? मम्मी जी वो मैंने तो पहले ही कहा था भाभी, पापड़ तो सफेद भी अच्छे लगेंगे। हाँ दीदी, आपने तो कहा था। अरे तो कभी कभी मान भी लिया कर शिवानी की बात। जी मम्मी जी। अब कल अच्छे से पापड़ बना लेना। ठीक है मम्मी जी। प्रिया अपने कमरे में आ जाती है और साफ सफाई करने लगती है। भाभी, भाभी यहाँ तो आना जरा। आ रही हूँ दीदी। भाभी ये देखो, भैया का बर्थडे आ रहा है ना, ये घड़ी कैसी लग रही है? अच्छी तो लग रही है। तो आप यही दो ना भैया को अपनी तरफ से। अरे लेकिन मैंने कुछ गिफ्ट सिलेक्ट करके रखे हैं दीदी। क्या सोचा है आपने? मैं उन्हें शर्ट देने वाली हूँ। भाभी आजकल कपड़े कौन देता है? आप ये घड़ी दो, भैया को पसंद आएगी। घड़ी? नहीं तो फिर ठीक है, जो आपकी मर्जी। शर्ट भी ठीक लगेगी भैया को। ठीक है, मैं घड़ी ही देती हूँ। प्रिया अमित के बर्थडे के लिए घड़ी खरीद लेती है और उसे गिफ्ट में देती है। ये क्या प्रिया, आजकल ऐसी घड़ी कौन पहन रहा है? स्मार्ट वॉच का जमाना है। आपको ये घड़ी पसंद नहीं आई? नहीं, घड़ी तो ठीक है, लेकिन मैं स्मार्ट वॉच पहनता हूँ ना। लो भाभी, मैंने पहले ही कहा था ना भैया को शर्ट अच्छी लगेगी। हाँ, शर्ट देती तो अच्छा रहता, रोज पहनता तो सही कम से कम। अरे अब तुम लोग बहू से ऐसे मत बोलो, उसे बुरा लगेगा। कोई बात नहीं बहू, तू दिल छोटा मत कर, अगले साल कुछ अच्छा देना। हाँ, मैंने तो शर्ट ही सोची थी, लेकिन ये ननद रानी। आप कुछ कह रही हैं भाभी? नहीं, चलिए केक कट कर लेते हैं। प्रिया को अंदर ही अंदर काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। अगले दिन प्रिया कबाड़ी वाले को कबाड़ बेच रही थी और शिवानी वहां आ गई। भाभी कबाड़ा बेच रही हो क्या? नहीं दीदी, खरीद रही हूँ। हैं? लेकिन क्यों? अरे दीदी, बेच ही रही हूँ, आपको कोई काम है क्या? नहीं भाभी, आप कबाड़ा बेच रही हो तो थोड़ा बहुत रद्दी भी हटा ही दो। लेकिन मम्मी जी तो कह रही थी पुराने अखबार काम में आ जाते हैं। काम में क्या आते भाभी, हफ्ते में कभी 1-2 दिन कुछ सुखाने के लिए डालते हैं। हाँ तो क्या करूँ फिर? करना क्या है, हटा दो, नहीं तो रखे रहने दो। हटा ही देती हूँ, बहुत इकट्ठे हो गए। प्रिया अखबार की रद्दी बेच देती है और शाम को उसकी सास उसे बुलाती है। बहू, आ बहू। क्या हुआ मम्मी जी? बहू, ये सारे अखबार कहाँ चले गए? वो आज कबाड़ा बेच दिया तो उसके साथ ही अखबार भी हटा दिए। अरे लेकिन क्यों बहू? मम्मी जी, आपको उससे कुछ काम था क्या? नहीं तो क्या बहू, अब घर में रंगाई पुताई का काम कैसे होगा? अखबारों से सब कुछ ढक कर रख देते ना। भाभी मैंने पहले ही कहा था मत हटाओ। बहू तू भी ना न जाने क्या क्या करती रहती है। प्रिया किचन में शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। भाभी आज तो मेरा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। क्या खाएंगी आप दीदी, बता दीजिए, मैं बना देती हूँ। पास्ता बना लो ना। लेकिन सभी लोग पास्ता खा लेंगे क्या? हाँ भाभी, खा तो लेंगे। अगर आपका मन हो तो आप खाना भी बना दो सबके लिए। अगर सब लोग पास्ता खा लेंगे तो मैं डबल मेहनत क्यों करूँ? जैसा आपको ठीक लगे। प्रिया रात के खाने में पास्ता बना देती है। बहू ये चटर पटर चीज दिन में अच्छी लगती है, रात में पास्ता कौन खाता है? मैंने तो पहले ही कहा था भाभी से खाना बना दो सबके लिए, आपने सिर्फ पास्ता ही बनाया। प्रिया बहुत भूख लगी थी, अब पास्ता से पेट भरेगा क्या? बहू मेरे लिए तो 2 रोटी बना दे तू। हाँ 2 मेरे लिए भी। मैं अभी खाना बना देती हूँ, तब तक आप लोग थोड़ा पास्ता तो खाइए। प्रिया किचन में आती है और खाना बनाने लगती है। अब जब पास्ता बन ही गया है तो सब पास्ता ही खा लेते। ये रोटियां बनानी क्यों पड़ रही है मुझे? बहू थोड़ा जल्दी बनाना। बना रही हूँ मम्मी जी। अगले दिन प्रिया घर के पर्दे धोने डाल रही थी, तभी उसकी ननद ने आकर कहा, भाभी पर्दे धो रही हो क्या? हाँ दीदी, क्या हुआ? मेरा ये दुपट्टा भी धो दो ना।
लाओ दे दो, लेकिन इसका कलर तो नहीं निकलेगा ना? नहीं, जितना निकलना था निकल चुका है। ठीक है, फिर पर्दों के साथ ही डाल देती हूँ। हाँ डाल दो, लेकिन अलग से धोना हो तो धो सकती हो। ठीक है। प्रिया पर्दे और अपनी ननद का दुपट्टा एक साथ ही धुलने डाल देती है। बहू ये क्या कर दिया तूने? मम्मी जी, पर्दे पानी में भिगो कर रखे हैं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये दुपट्टा क्यों डाल दिया? सारे पर्दे नीले हो गए, अच्छा खासा प्रिंट खराब कर दिया। अरे रे रे, कलर कैसे निकल गया इस दुपट्टे का? भाभी मैंने पहले ही कहा था दुपट्टा अलग से डाल देना। अब क्या? अब तो सत्यानाश हो गया। प्रिया को अपनी सास से एक बार फिर डांट पड़ जाती है। कर्म करने जाती हूँ, कांड अपने आप हो जाता है। आज के बाद मैं इनकी एक बात नहीं सुनूंगी, बस बहुत हो गया। अब अपने मन का ही क्या करूंगी। प्रिया मन ही मन ठान लेती है और अपनी ननद की बातों को सुनना बंद कर देती है। भाभी मंदिर जा रही हो, ये हरा सूट पहन लो ना। नहीं, मेरा मन पीला सूट पहनने का है। पीला भी ठीक ही लगेगा, लेकिन हरा ज्यादा अच्छा लगता। सही कह रही हो दीदी। प्रिया तैयार होकर बाहर आती है, उसने पीला सूट ही पहना था। बहू आज तू थोड़ी ठीक लग रही है, मंदिर के हिसाब से बिल्कुल सही रंग चुना है तूने। देखा भाभी, मैंने पहले ही बोला था पीला सूट ज्यादा अच्छा लगेगा। ये नहीं सुधरने वाली, लेकिन मैं तो एक बात समझ गई हूँ, सुनो सबकी, करो अपने मन की। प्रिया मन ही मन खुश होती।